वेरी गुड मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं सीए इंटर में 22 अटेम्प्ट का कंपनी लॉ का पोर्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स, देन वी विल कवर ऑल द सेक्शंस ऑफ रेलेवेंट फॉर सीए इंटर, राइट। ओवरऑल कंपनी लॉ में सिलेबस क्या है हम ये बात कर रहे हैं। पहले ओवरऑल अगर हम बात करें यार तो कंपनी लॉ जो है हमारे पास, कंपनी लॉ में जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा सीएल में ओवरऑल 470 तो हमारे पास टोटल सेक्शंस हैं। अलॉन्ग विद सेक्शंस के साथ में हमारे पास 95 डेफिनेशंस भी हैं। बट आपको टेंशन नहीं पालना है, क्यों? क्योंकि हमारे सीए इंस्टीट्यूट ने ओवरऑल सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 148 तक ये डाला है सिलेबस सीए इंटर में। एंड सेक्शन नंबर 149 से लेकर सेक्शन नंबर 470 तक ये पूरा का पूरा है सीए फाइनल के लिए, राइट। तो सीए इंटर में हमको ये सेक्शंस पढ़ना है अलॉन्ग विद 95 डेफिनेशंस में अप्रोक्सीमेटली मोटा मोटी सा 45 से 50 डेफिनेशंस भी साथ में पढ़ना है। चलिए हम स्टार्ट करें साहब कंपनी लॉ का डिस्कशन। ओवरऑल कंसेप्ट क्या है हम ये बात नहीं करेंगे साहब लॉ कब बनाया कैसे बनाया जाता है, उससे मतलब नहीं है। हम डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे अपने सिलेबस के लिए। तो कंपनीज एक्ट 2013 चैप्टर 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जिस तरीके से हमारे सिलेबस में हम लोग चैप्टर्स को डिवाइड करते हैं सेम तरीके से कंपनी लॉ में भी चैप्टर्स को डिवाइड करा गया है। और हम बात कर रहे हैं सेक्शन 1 एंड 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 की, राइट। किसी भी एक्ट में सब सेक्शन 1 जो होता है उसकी हमेशा हेडिंग सेम रहेगी, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। ये एक्ट कब आया, कहां तक अप्लाई होगा, ये सारी की सारी चीजें डिस्कशन कहां पर होती है, सेक्शन 1 में। चल तो कंपनीज एक्ट का उद्देश्य क्या है? An act to consolidate and amend the law relating to companies. कंपनीज एक्ट का उद्देश्य सेक्शन 1 में लिखा है कि भाई ये एक्ट हम क्यों लेकर आए हैं। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है ताकि हम सारे के सारे पुराने एक्ट को कंसोलिडेट कर दें और अमेंड कर दें रेलिवेंट प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू कंपनीज एक्ट। चैप्टर 1 बेसिक्स प्रिलिमिनरी की बात करता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट, एप्लीकेशन की। सबसे पहली बात तो इस एक्ट का नाम क्या है हमारे पास, कंपनीज एक्ट 2013, राइट। इसके पहले क्या था, 1956। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। ये पूरा का पूरा एक्ट कंपनीज एक्ट 2013 पूरे के पूरे भारत पे ये प्रोविजन लगता है। ऐसा मत समझना कि यार कंपनी वो जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 के रिमूवल के बाद से नहीं, कंपनीज एक्ट तो हमेशा से ही पूरे के पूरे इंडिया पे लगता है। सो इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, ये हमारी चीज का। अब मैंने अभी बताया है आपको कितने सेक्शंस हैं, 470 सेक्शन। ये इंटर वाले हैं तो भी आपको याद रखना है कि कितने सेक्शंस हैं ओवरऑल कंपनीज एक्ट में। सबसे पहली बात तो कंपनीज एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 29 अगस्त 2013। 29 अगस्त 2013 को आपका कंपनीज एक्ट आया एंड नोटिफाई करा ऑफिशियल गैजेट में 30 अगस्त 2013 को प्रेसिडेंट साहब ने साइन किया था। तब से वो एनफोर्समेंट चालू हुआ है, राइट। सेक्शन 1 जो है, सेक्शन 1 कब आया, 30 अगस्त 2013 को। बहुत ध्यान से, केम इनटू फोर्स ऑन 29 अगस्त। एक दिन बाद प्रेसिडेंट साहब ने साइन कर दिया और जिस दिन प्रेसिडेंट साहब साइन कर देते हैं उस दिन से एप्लीकेबिलिटी उसकी स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे लिए सेक्शन 1 के लिए इफेक्टिव डेट है 30 अगस्त 2013। तो आपको ये डेट याद रखना है। अब आउट ऑफ टोटल 470 सेक्शंस, सबसे पहले इन्होंने क्या करा, कुछ चुनिंदा 98 सेक्शंस की एप्लीकेबिलिटी डिसाइड कर दी 12 सितंबर 2013 से। 98 सेक्शन को नोटिफाई कर दिया ऑफिशियल गैजेट में
और इन्होंने बोल दिया कि ये सितंबर जो आपके 98 सेक्शन है आउट ऑफ 470 सेक्शन, ये एप्लीकेबल एनफोर्सेबल कब से होंगे? 12 सितंबर 2013 से। याद रखना, एग्जामिनर एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको वो डेट दे देगा कि भाई कंपनीज एक्ट 2013 में आया, और कंपनीज एक्ट आते टाइम पे कितने सेक्शंस एप्लीकेबल स्टार्ट हो गए फ्रॉम 12 सितंबर 2013 से। ऑप्शन दे देगा 98, 128, 150, 198। तो कंफ्यूजन ना हो आपको, तो आपको याद रखना है सबसे पहले 98 सेक्शंस अप्लाई होना स्टार्ट हुए थे सबसे पहले, कब से? वो भी 12 सितंबर 2013 से। या फिर ऐसा भी दे सकता है कि सब कंपनीज एक्ट 2013 के 19 सेक्शन कब से होना अप्लाई हुए थे, तो आपको डेट दे देगा वो ऑप्शन में, 12 सितंबर, 12 अगस्त, 12 अक्टूबर, 12 दिसंबर। तो आपको ध्यान रखना है यार कि हमारी डेट जो है वो डेट इंपॉर्टेंट है भाई, कहीं की भी डेट हो, 12 सितंबर 2013 है भाई। एक बात। दूसरी चीज, कभी भी हम जब बात करेंगे पढ़ाई में, तो हमको याद रखना है कि हमको इस तरीके से पढ़ना है, किसी भी प्रोविजन को हमको एमसीक्यू एंगल की नजर से भी देखना है। याद रखना, नजर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किस नजर से क्या देख रहे हैं वो चीज बेहद इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे फिर 143 सेक्शंस एनफोर्स हुए 1 अप्रैल 2014 से, एंड अकॉर्डिंगली सो ऑन, इस तरीके से प्रोविजन स्टार्ट हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पर देखें तो इतनी सारी चीजों में हमने खास चीज क्या देखी है? इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, राइट। सब जम्मू एंड कश्मीर तो भारत का अभिन्न हिस्सा है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास में पूरे के पूरे इंडिया पे ये सेक्शन लगना चालू है। एक बात, एनफोर्स कब से हुआ है, इफेक्टिव कब से हुआ है, तो हमारे लिए जो सेक्शन 1 की डेट है वो है हमारे पास 30 अगस्त 2013। सबसे पहले कितने सेक्शंस आए हैं, तो लॉ ने बोला 98 सेक्शंस आए। डेट याद रखना है 12 सितंबर 2013। फिर उसके बाद 143, 143, 143, 143, 143 को और भी कुछ बोलते हैं शायद, लेकिन आप उस तरीके से याद रख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2014 से और उस तारीख से 143 सेक्शंस अप्लाई कर, 143 याद करें, कुछ याद आएगा आपको। आगे, द कंपनीज एक्ट इज द रूल बेस्ड लेजिस्लेशन, इसका मतलब 470 सेक्शंस और जमाने भर के आपके पास रूल्स भी हैं। याद रखना, सारे के सारे रूल्स जो फर्स्ट टाइम इफेक्टिव हुआ था वो हुआ था आपका 1 अप्रैल 2014 से, विद 470 सेक्शन, 470 सेक्शन के साथ में आपके पास रूल्स भी है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। एंड अलोंग विद 7 स्केड्यूल्स भी है, आपको 7 स्केड्यूल्स भी याद रखना है। से फॉर एग्जांपल देयर इज अ सेपरेट स्केड्यूल फॉर डेप्रिसिएशन, फॉर प्रॉफिट, फॉर रेम्युनरेशन, आपके पास अलग अलग स्केड्यूल्स हैं। The entire act has been divided into 29 chapters and each chapter has at least one set of rules, right? पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट 29 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। इसका मतलब क्या? जिस तरीके से हम लोग भी बचपन में अपने चैप्टर्स बनाते थे किसी भी बुक के, हम चैप्टर्स में डिवाइड करते थे कॉन्सेप्ट को, सेम पैटर्न यहाँ पर है। इन्होंने पूरे के पूरे 470 सेक्शंस को 29 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है। तो आपके पास इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या हो गई हैं यार याद रखने के लिए? सबसे पहले तो इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। एक बात। दूसरी चीज, कंपनीज एक्ट की सेक्शन 1 की इफेक्टिव डेट क्या है? 30 अगस्त 2013 को। सबसे पहले कितने सेक्शंस अप्लाई होना चालू हुए थे, तो उन्होंने बोला ओवरऑल 98 सेक्शंस हुए थे 12 सितंबर 2013 को, ये आपको याद रखना है। फिर इन्होंने बोला 143 सेक्शंस अप्लाई होना स्टार्ट करे थे इन्होंने 1 अप्रैल 2014 को। ओवरऑल 7 तो स्केड्यूल्स हैं कंपनीज एक्ट में, ये आपको याद रखना है। और पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट डिवाइडेड है यार 29 चैप्टर्स में, करेक्ट। 7 स्केड्यूल्स हैं, 29 चैप्टर्स में पूरा का पूरा कंपनी लॉ डिवाइड हुआ था, ये आपको याद रखना है, राइट।
ये चीज बेहद काम की है और ये सारे के सारे चैप्टर्स के साथ में वन सेट ऑफ रूल्स भी है और रूल्स की जो इफेक्टिव डेट थी वो डेट थी यार आपकी 1 अप्रैल 2014 को। सारे के सारे रूल्स एप्लीकेबल जो हुए थे, मतलब गवर्नमेंट ने जब फर्स्ट टाइम रूल्स को एप्लीकेबल स्टार्ट किया था, वो डेट भी आपको याद रखना है 1 अप्रैल 2014 को। याद रखना, एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकता है इनके ऊपर, कुछ भी कर देगा वो पूछ लेगा आपसे कि फर्स्ट टाइम कितने सेक्शंस स्टार्ट हुए थे एप्लीकेबल, नोटिफाई किए थे सब 12 सितंबर 2013 को, तो याद रखना है 98 सेक्शन, 1 अप्रैल को 143 सेक्शन एंड सो ऑन, फिर अलग अलग डेट डिफाइन कर दी गई थी इन्होंने नोटिफाई करने के लिए, राइट। चल, तो 29 तो हो गए हमारे पास चैप्टर कंपनीज एक्ट के अंदर, राइट। घबराना मत, हमको सीए इंटर में इतने चैप्टर्स नहीं पढ़ना है, राइट। आगे, और 7 हो गया हमारे पास स्केड्यूल्स। चल, अब हम बात करें द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू, ये जो प्रोविजन है कंपनीज एक्ट के, जब भी हम बात करेंगे हम बात करेंगे सब कंपनीज एक्ट 2013। सीए एक्ट वो 1949 में आया था, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। सीए मतलब कंपनीज एक्ट की बात की है, कंपनीज एक्ट 2013 की। अब ये बोल रहे हैं सब, ये कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजन है ये किस किस पर लगेंगे। तो पहली बात, जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई अंडर दिस एक्ट मतलब 2013 में, उसके ऊपर ये प्रोविजन लगेगा। या फिर जो भी कंपनी आपकी प्रीवियस कंपनी लॉ में बनी थी, से फॉर एग्जांपल 1956 में, से फॉर एग्जांपल 1913 में, उससे भी पुराना कोई कंपनी लॉ है, उससे भी कोई पुराना कंपनी लॉ है, तब जो भी पुराने पुराने कंपनी लॉ थे, सारे के सारे जो भी कंपनीज बनी है पुराने कंपनी लॉ में, सारे के सारी कंपनीज के ऊपर पे कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल हो जाएगा। सो अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, राइट, जो भी कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के आने के बाद बनी है उसके ऊपर ये एक्ट लगेगा। प्लस जो भी कंपनीज पुराने एक्ट में, रिलायंस हुई, टाटा हुई, बाटा हुई, टाटा हुई, ये जमाने भर की जो कंपनीज है, इस सारी की सारी कंपनीज के ऊपर हमारा कंपनीज एक्ट 2013 लगने वाला है। मेरे ख्याल से बात क्लियर है। आगे एप्लीकेबल की बात करें तो इन्होंने 3 तरह की कंपनीज को पॉइंट आउट किया है। अगर हम मार्क करना चालू करें, सबसे पहली है इंश्योरेंस कंपनी, दूसरी है बैंकिंग कंपनी एंड थर्ड है वो कंपनी जो सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का काम करती है, मतलब सिंपल शब्दों में कहें इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, राइट। तो इन्होंने 3 तरह की कंपनी का जिक्र किया है। एक है आपकी इंश्योरेंस कंपनी, दूसरी आपकी बैंकिंग कंपनी, तीसरी आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। अब ये जिक्र किस चीज के लिए किया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बोला है कि यार अगर ये कंपनी जो है, कौन कौन सी है हमारे पास, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी या बैंकिंग लिखें, लाइन से चलें, और इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ध्यान सुनना, इन सारे के सारे एक्ट के सारे कंपनीज का स्पेसिफिक एक्ट भी है। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस एक्ट 1938, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 हमारे पास, राइट। इन्होंने क्या बोला है कि कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013, बहुत ध्यान से बात सुनना, कंपनीज एक्ट 2013 ये कंपनी के ऊपर जब लगेगा या जब तक लगेगा जब तक इनके रिस्पेक्टिव प्रोविजंस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं बता रहा हूं, सिर्फ एक एग्जाम्पल है, राइट, इसको रियल मत समझना। फॉर एग्जाम्पल, इन तीनों एक्ट में लिखा है यार, इन्वेंट्री के रिस्पेक्ट में प्रोविजन है। क्या के लिए प्रोविजन है? इन्वेंट्री के लिए, कि भाई आपको जो स्टॉक का वैल्यूएशन है वो आपको फीफो मेथड से करना है, फीफो मेथड से करना है। और फॉर एग्जांपल हमारे कंपनीज एक्ट में लिखा है कि भाई आपको जो स्टॉक का वैल्यूएशन है वो लीफो मेथड से करना है। ये एक एग्जांपल है।
अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि भाई हमको स्टॉक का वैल्यूएशन कौन सा मेथड फॉलो करना है, इंश्योरेंस कंपनी को, बैंकिंग कंपनी को, या इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, बेसिकली यही बात होगी स्टॉक की। तो ये कंपनीज में हमें स्टॉक का मेथड का वैल्यूएशन कौन सा फॉलो करना है। ईदर वी शुड गो विद सेपरेट लेजिस्लेशन व्हिच इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर रिस्पेक्टिव कंपनीज, और वी कैन फॉलो द जनरल कंपनी लॉ। तो यहाँ पर एक नियम है सब स्पेसिफिक ओवर जनरल की बात। अगर कोई चीज स्पेसिफिक है, राइट, तो आपको वो फॉलो करना है, ना कि जनरल चीज। तो ये तीनों कंपनीज के लिए जो इनके रिस्पेक्टिव एक्ट है, इंश्योरेंस एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, ये एक्ट आपको फॉलो करना है। एक बात, मतलब आपको ये फॉलो करना है। स्टॉक का वैल्यूएशन फीफो मेथड से होगा, बट से फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर कोई भी मेथड नहीं दिया जाता रिस्पेक्टिव एक्ट में, देन यू नीड टू कंप्लाई विद द कंपनीज एक्ट 2013। आपको जब तक कंपनीज एक्ट 2013 जब तक फॉलो करना है, जब तक उसके प्रोविजन इनकंसिस्टेंट ना हो जाए इन रिस्पेक्टिव एक्ट से। चेक पढ़े। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट इन सो फार as the said provision are inconsistent with the provision of Insurance Act 1938 और IRDA Act 1999 को फॉलो करना है, राइट। बैंकिंग कंपनी की बात करें यार, एक्सेप्ट इन सो फार एज द सेड प्रोविजन आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन प्रोवाइडेड इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 या इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। तो स्पेसिफिक ओवर जनरल का प्रोविजन याद रखना। हम फिर कभी बात करेंगे सब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की बात करेंगे, उसमें भी साफ साफ यही लिखा है कि अगर किसी एक्ट में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है, देन यू नीड टू फॉलो दैट स्पेसिफिक प्रोविजन ओवर जनरल प्रोविजन, राइट। अरे भाई सीधी बात है यार, फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे की शादी हो गई है, तो वो अपनी बीवी की बात मानेगा या गर्लफ्रेंड की बात, गर्लफ्रेंड्स की बात मानेगा, बीवी की बात मानेगा। दैट इज स्पेसिफिक प्रोविजन अगर आपके ऊपर लगता है तो फिर आपको जनरल प्रोविजन की बात नहीं माननी है। और अगर किसी की शादी नहीं हुई है और उसकी 3-4 गर्लफ्रेंड्स हैं साथ, तो वो क्या करेगा, तो वो हो गया आपका जनरल प्रोविजन, तो आपको उनकी बात मानना है। ये चीज हमारे पास लॉ में है। Any other company governed by any special act for the time being in force, except insofar as the said provision are not inconsistent with the provision of the such special act। ये बेसिकली तीनों प्रोविजन का एक्सटेंशन है कि भाई और कोई अगर स्पेशल एक्ट होता है तो आपको स्पेशल एक्ट के प्रोविजन की बात मानना है, रादर देन आपको जनरल एक्ट फॉलो करना है। या और कोई बॉडी कॉर्पोरेट incorporated by an act for the time being in force as the central government may by notification specify in this behalf subject to some exceptions, modifications, adaptations as may be specified in the notification। सब भारत सरकार ने कोई चीज नोटिफाई कर दी तो फिर आपको वो फॉलो करना है rather than स्पेसिफिक कंपनी लॉ, राइट। तो ये हमारे पास फर्स्ट चार्ट हुआ जो पूरा का पूरा हमने चार्ट्स की बुक से देखा है। आप चाहे तो सब ये बुक आपके पास अवेलेबल हो जाएगी और आप इसको वेबसाइट से, हमारी वेबसाइट जो है एक सुंदर सी वेबसाइट है lawcharts.in, इस वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। चल, तो ये तो हुआ हमारा सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट कमेंसमेंट एप्लीकेशन। फटाफट रिवाइज करें यार, हमने क्या क्या पढ़ा। कंपनीज एक्ट 2013, इफेक्टिव डेट ऑफ सेक्शन 1 इज 30th अगस्त 2013। सबसे पहले कितने सेक्शंस एप्लीकेबल हुए थे, तो लॉ ने बोला 98 सेक्शन। तारीख बोलो 12 सितंबर 2013। उसके बाद कितने सेक्शंस आए हैं, 143 राइट। 143 सेक्शंस एप्लीकेबल स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2014। ओवरऑल जो कंपनीज एक्ट है कितने सेक्शंस हैं यार, 470 सेक्शंस हैं। इन 470 सेक्शंस को डिवाइड करा गया है 29 चैप्टर्स में। हर चैप्टर के साथ में एक सेट ऑफ रूल्स भी है, याद रखना। सेक्शन बोलता है क्या करना है, कैसे करना है, दैट इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल्स। आगे
और 7th स्केड्यूल्स भी है यहाँ पर। और जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस हैं ये किस किस पर लगेंगे, तो लॉ ने बोला सबसे पहला तो जो भी कंपनी इस एक्ट में बनी है उनके ऊपर ये प्रोविजन लगने वाला है, या कोई प्रीवियस कंपनी लॉ में बनी है, प्रीवियस कंपनीज एक्ट में बनी है, उनके ऊपर ये प्रोविजन लगने वाला है। 3 पॉइंट स्पेसिफिक कंपनी, फर्स्ट इज इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट कब लगेगा, वहां तक लगेगा जब तक कि इंश्योरेंस एक्ट 1938 है या फिर IRDA एक्ट 1999 के प्रोविजन इनकंसिस्टेंट ना हो। बैंकिंग कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट कब लगेगा, जब तक कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के प्रोविजन इनकंसिस्टेंट ना हो। इफ देयर इज एनी प्रोविजन फॉर स्पेसिफिक कंपनी देन यू नीड टू कंप्लाई द specific provision from the specific act, rather you need to comply the Companies Act 2013। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए प्रोविजन कब लगेगा, जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में प्रोविजन नहीं है तब कंपनीज एक्ट लगेगा। अगर कोई प्रोविजन है तो प्रिवेल क्या करेगा, स्पेसिफिक ओवर जनरल, ईवी की बात प्रिवेल करेगी रादर देन कॉन्फ्रेंस की बात, राइट। और 4th पॉइंट है कि भाई अगर एनी अदर कंपनी के लिए जो जिनके लिए कोई स्पेशल एक्ट बनाया गया है then you need to comply the provision of special act, rather you need to comply the Companies Act। and last provision है अगर किसी बॉडी कॉर्पोरेट जो एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कुछ बोल दिया है तो भाई आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की बात माननी है। और याद रखना एक्ट बनता है पार्लियामेंट में, एक्ट बनता है पार्लियामेंट में, रूल्स जो है वो बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये चीज हमेशा याद। और एक और शब्द होता है यार हमारे पास, 3 चीजें होती हैं। एक होता है एक्ट, एक होता है एक्ट, एक्ट बनता है पार्लियामेंट में, बराबर। एक होता है रूल्स, रूल्स हमेशा बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। और एक होता है रेगुलेशन, रेगुलेशन बनाता है वो रिस्पेक्टिव बोर्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिक्योरिटीज लॉ की बात करें तो वहां पर बोर्ड कौन होगा यार, सेबी। इनकम टैक्स की बात करें तो बोर्ड कौन होगा यार, CBDT, राइट। जीएसटी की बात करें तो सब CBEC। तो ये रिस्पेक्टिव बोर्ड जो होते हैं वो बनाते हैं आपके रेगुलेशंस, राइट। तो ये चीज तीनों, ये चीज जिंदगी भर याद रखना कि भाई एक्ट कौन बनाता है, तो एक्ट बनाता है पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा में पास होकर। रूल्स कौन बनाता है, तो रूल्स बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। हमेशा कहीं भी कोई भी रूल्स उठाकर देख लो सेंट्रल गवर्नमेंट ही मिलने वाला है विद नो एक्सेप्शन। एंड रेगुलेशंस कौन बनाता है, तो रेगुलेशन बनाता है वो पर्टिकुलर बोर्ड। कंपनी लॉ के लिए बोर्ड की बात करें तो सब MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हमारा बोर्ड होगा। तो ये हमने बात करी है किस चीज की, ये हमने बात करी है कंपनीज एक्ट एप्लीकेबिलिटी की बात। चलिए थ्योरी पोर्शन में देखें कंसेप्ट क्या है, तो इन्होंने बोला है चैप्टर 1 है हमारे पास, बेसिक है, नोटिफाइड है। तो कंपनीज एक्ट 2013 रिसीव्ड द असेंट ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, ऑन 29 अगस्त 2013 को नोटिफाइड हुआ ऑफिशियल गैजेट में 30 अगस्त 2013 को। पब्लिक के लिए हमारे लिए डेट कौन सी काम की है, 30 अगस्त 2013। तो सेक्शन 1 कब से आया है, ये पॉइंट हमारे लिए काम का है। सेक्शन 1 आया है 30 अगस्त 2013 को। 98 सेक्शंस आए हैं। 12 सितंबर को एग्जाम में MCQ पूछ सकता है। और 143 सेक्शंस आए हैं 1 अप्रैल 2014 को। उसके बाद रेलेवेंट प्रोविजन और भी जमाने भर के ढेर सारे आए हैं। कंपनीज एक्ट कंसिस्ट ऑफ, ये एक रूल बेस्ड लेजिस्लेशन है, मतलब इसमें रूल्स हैं बहुत सारे विद 470 सेक्शन एंड 7 स्केड्यूल से। हमको ये ध्यान रखना है 29 चैप्टर्स में डिवाइड करे गए हैं सारे के सारे 470 सेक्शंस को। ईच चैप्टर हैज एटलीस्ट 1 सेट ऑफ रूल्स। और ये चीज आपकी थ्योरी होगी कि भाई सिंप्लीफाई गवर्नमेंट रेगुलेशन वगैरह वगैरह इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स के लिए कंपनीज एक्ट को लेकर आए हैं। शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट की बात करें, सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, याद रखना हमने अभी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चार्ट से पढ़ा है। अब हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट थ्योरी से पढ़ेंगे। क्यों भाई, चार्ट्स आपको एग्जाम में ध्यान दिलाएगा कि यार कौन सी चीज कहाँ थी, है प्रोविजन किससे किसने सर ने किसको किससे लिंक किया है। बट
एक्चुअल में आपको लिखना है थ्योरी एग्जाम, राइट। तो इसीलिए हम अब किसका यूज करने वाले हैं, थ्योरी नोट्स का। Extend to the applicability of this act. It says that act shall extend to whole of India. याद रखना एक्सेप्शन को जम्मू एंड कश्मीर का मत लेकर आना एग्जाम में दिमाग में। The provision of this act shall apply to, एक प्रोविजन जो भी इस एक्ट में बनी है कंपनीज या प्रीवियस कंपनी लॉ में, आपको वो कंप्लाई करना है। एक बात, इंश्योरेंस कंपनी स्पेसिफिक प्रोविजन, banking company, electricity companies engaged in the generation or supply of electricity except in so far as the said provision are inconsistent with the provision of Electricity Act 2003 की। Any other company governed by special act for the time being in force except in so far are inconsistent with the provision of this special act, वो comply करना है। या और किसी बॉडी कॉर्पोरेट को अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया है तो आपको वो फॉलो करना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल नहाए की बात है, एचसीआई की बात है, एनएचएआई, तो आपको इनके लिए अलग से गवर्नमेंट ने प्रोविजन बनाया है। The term except in so far as shall mean excluding the extent of, that is if the provision of Companies Act is inconsistent with the provision of any other act, that is insurance specific act, इंश्योरेंस, बैंकिंग, रेगुलेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इनके ऊपर वहां तक जो लगेगा। मतलब सीधी बात है यार, अगर वाइफ है, शादी हो गई है तो वाइफ की बात माननी है, वरना गर्लफ्रेंड्स की बात मान सकते हो। चल, तो ये हमारा फर्स्ट चार्ट था जो हमने डिस्कस किया था। नाउ अब हम बात करें डेफिनेशन ऑफ कंपनी की। तो डेफिनेशन ऑफ कंपनी की सबसे पहले तो आपको कुछ सेक्शन हम याद करते जाएंगे, जो चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, राइट। कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन दी, कंपनी की डेफिनेशन दी है सेक्शन 2। इसको हम, ये जो 20 है, वी कैन कॉल इट एज अ क्लॉज, करेक्ट। इसको हम सब सेक्शन नहीं बोलते। सेक्शन 2 क्लॉज 20 में किसकी डेफिनेशन है यार, कंपनी की। क्या बोल रहे हैं डेफिनेशन के लिए, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब कंपनी की डेफिनेशन में इन्होंने क्या बोला, कंपनी मीन्स जो इस एक्ट में बनी है उसको हम कंपनी की डेफिनेशन बोलेंगे, या कोई प्रीवियस कंपनी लॉ में बनी है उसको हम कंपनी की डेफिनेशन बोलने वाले हैं एक बार। फिर बहुत सारे ऑथर्स ने, अलग अलग तरह की डेफिनेशन दी है यार कंपनीज एक्ट की। हम वो बात करें, सबसे पहले तो जस्टिस जेम्स ने बोला है, कंपनी इज अ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ऑब्वियसली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन। बहुत सारे पर्सन आएंगे तब एक कंपनी बनेगी। सब प्राइवेट कंपनी के लिए 2 बंदे चाहिए, हमको 2 मेंबर चाहिए, डायरेक्टर चाहिए, हम आगे सब देखेंगे। और ओपीसी के लिए सिंगल मेंबर, पब्लिक के लिए 60% चाहिए, प्रोड्यूसर कंपनी के लिए 10 मेंबर चाहिए। यूनाइटेड फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली यार कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो कुछ भी काम, राइट। प्रोफेसर हेने ने भी डेफिनेशन दी है, अ कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट आइडेंटिटी। क्या होगी इनकी, सेपरेट आइडेंटिटी होगी एंड परपेचुअल सक्सेशन होगा। सेपरेट आइडेंटिटी होगी, परपेचुअल सक्सेशन ना। सेपरेट आइडेंटिटी मतलब फॉर एग्जाम्पल हम रिलायंस की बात करें, रिलायंस का अगर हम देखें तो हमको पता है कि इसका मालिक कौन है यार, मुकेश भाई। कौन है भाई इसका मालिक, मुकेश भाई, भाई, राइट। आगे बट कभी भी न्यूज़पेपर में से फॉर एग्जाम्पल रिलायंस ने किसी कंपनी का एक्विजिशन किया तो न्यूज़पेपर में हेडिंग क्या आती है कि रिलायंस ने फलाने फलाने इतने फलानी फलानी कंपनी का एक्विजिशन किया है, इतने कॉम्पनसेशन, इतने रुपीज में। ऐसी खबर नहीं आती कि मुकेश की रिलायंस ने एक्वायर की है, राइट। क्यों, क्योंकि मुकेश अंबानी अलग है, मुकेश भाई अलग है और रिलायंस कंपनी अलग है। तो यहाँ पर क्या वर्ड होता है,
सेपरेट एंटिटी। भाई कंपनी इनकॉर्पोरेट इसी पर्पस के लिए करते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी को फॉलो करने के लिए। एक जस्टिस मार्शल साहब थे, उन्होंने क्या बोला है डेफिनेशन के लिए, अ कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इट इज इनविजिबल एंड इंटेंजिबल। कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। बहुत बढ़िया मार्शल भाई। सब ऑब्वियसली यार, कंपनी इज द आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड इन द आईज ऑफ लॉ, प्रेजेंट इन द आईज ऑफ लॉ। मेरे सामने नहीं है कोई रिलायंस कंपनी जिसको मैं देख के बोलूं कि भाई ये फलानी फलानी रिलायंस कंपनी है। ये इंटेंजिबल है, इनविजिबल है, राइट, बट इट एग्जिस्ट ओनली इन द आईज ऑफ लॉ, ओनली इन द आईज ऑफ लॉ। जस्टिस लिंडे साहब ने बहुत, लिंडे ने डेफिनेशन दी थी, इन्होंने बहुत लंबी डेफिनेशन दी है यार। क्या बोला इन्होंने, अ कंपनी इज अ एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बहुत बढ़िया। दिस पर्सन, वो सब पर्सन कुछ कुछ पैसे मिलाते हैं, हम क्या बोलते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है। we can say this point as a capital contribution। अरे भाई तभी तो इक्विटी शेयर्स का अलॉटमेंट होगा। The common stock so contributed is denoted as the money and is called the capital of the company। इसको हम क्या बोलेंगे यार, कि ये कंपनी में आपने शेयर कैपिटल इन्वॉल्व की है, और जिस पर्सन ने इन्वॉल्व किया उसको हम क्या बोलते हैं, मेंबर। The capital is employed in some trade or business। obviously वो कैपिटल को कॉन्ट्री करके हमें कोई 5.5% बैंक का सेविंग इंटरेस्ट नहीं कमाना है, हमको बिजनेस करना है, राइट। The member share the profit and losses arising from such business। obviously वो मेंबर बने हैं तो भाई वो टाइम पास के लिए नहीं बने हैं, और वो कोई प्रॉफिट एंड बिजनेस में लॉस शेयर करेंगे। The proportion of capital to which each member is entitled to is called as a share। जो पोर्शन वो शेयर करते हैं, जो पोर्शन उनको मिलता है हर मेंबर को, उसको हम शेयर बोलते हैं। The share are always transferable, although the right to transfer is often more or less restricted। ये प्राइवेट कंपनी में जब हम बात करेंगे डेफिनेशन की, तब हम बात करेंगे। तो कुल मिलाकर ये 4 तरह के ऑथर्स की और सेक्शन 2 क्लॉज 20 की डेफिनेशन हमारे सामने है, किसकी, कंपनी की। अब एक चीज याद रखना यार, अगर हम बात करें तो दुनिया में 2 तरह के पर्सन्स होते हैं। एक होता है मेंबर और एक होता है डायरेक्टर। याद रखना, मेंबर या इसको हम शेयर होल्डर भी बोल दो, ये होता है कंपनी का ओनर और ये होता है कंपनी का एम्प्लॉय। मतलब अगर आशीष गुप्ता ने सब रिलायंस कंपनी का एक शेयर लिया है तो मैं क्या बनूंगा, उस कंपनी का ओनर, पेपर पे लॉ की नजर में थ्योरेटिकल बात करने पर। और मुकेश अंबानी क्या है, कंपनी का एम्प्लॉय। याद रखना ये थ्योरेटिकल बात है, जिसके पास मैक्सिमम शेयर्स होंगे वो उस कंपनी का क्या रहेगा यार, ओनर। मैक्सिमम मींस 51%। चल थ्योरी पोर्शन देखे सब क्या है, मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ कंपनी। कंपनी की डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 20 में। So company means the company incorporated under this act or under any previous company law। Section 2 subsection clause section 2 clause 20 provides for the definition of MCQ question। एग्जाम में आ सकता है। आपको ये 4, आपको जो उत्तर एक सही उत्तर पे आपको टिक लगाना है, तो ये आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं कि भाई सेक्शन 2 क्लॉज 20 में किस चीज की डेफिनेशन है, कंपनी की डेफिनेशन है, सीए की डेफिनेशन है, सीएस की डेफिनेशन है, या कॉस्ट अकाउंटेंट की डेफिनेशन है। सही जवाब क्या है आपका, कंपनी की डेफिनेशन दी गई है। सेक्शन 2 क्लॉज 20 provides that a company means a company incorporated under this act or under any। आपको ये जो स्पेस दिया गया है इसमें से आपको ए बी सी डी में से चुनाव करना है कि भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कंपनी लॉ, प्रीवियस कंपनी लॉ, एक्ट और फॉरेन कंपनी। डेफिनेशन देखें क्या बोल रहा है वो,
इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, ये हमारे पास डेफिनेशन है। तो सही जवाब क्या होगा इसका? याद रखना यार, एमसीक्यू किसी भी तरीके से फ्रेम कर सकता है। आप जो सिंपल एक लाइन पढ़ रहे हैं, मे बी वो लाइन आपको एग्जाम में 1 या 2 नंबर दिलवा दे, तो इसलिए उस लाइन को आपको उस नजर से पढ़ना है कि यार एमसीक्यू क्वेश्चन इसके ऊपर फ्रेम हो सकता है। राइट, तो हमने एक सेक्शन याद किया। सेक्शन 2 क्लॉज 20 बात करता है किसके डेफिनेशन की? कंपनी की। हम बीच बीच में सेक्शन को रिवाइज करते जाएंगे ताकि आपको याद हो सके। राइट, देखो यार, सेक्शन याद करने के 2 तरीके हैं। एक तो सुबह उठने के पहले, रात को सोने के बाद याद करें, विच इज मतलब सपने में याद करें, सीधी बात है। या एक तरीका क्या है, जो भी सेक्शन पढ़े उसको बार बार रिवाइज करते रहे। जब आप कोई भी चीज को बार बार रिवाइज करोगे तो आपको वो चीज याद हो जाएगी। राइट, ये चीज इंपॉर्टेंट है हमारे पास। चलिए, अकॉर्डिंग टू जस्टिस मार्शल, ये भाई साहब ने डेफिनेशन दी है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इनविजिबल है, इनटेंजिबल है, एग्जिस्ट इन द आईज ऑफ लॉ। जेम्स भाई ने बोला था एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूनाइटेड फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्ट, हेने ने बोला था ये चीज हमारे पास है, और लिंडले ने बोला था सब ये लंबी चौड़ी बात इन्होंने की थी कंपनी के रिस्पेक्ट में। तो ये चीज हमारे काम की है। चलिए, थर्ड चार्ट की बात करें। थर्ड चार्ट में फीचर्स दिए गए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। भाई कंपनी की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो जमाने भर की विशेषताएं हैं। बेसिकली ये बच्चों वाला क्वेश्चन, बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, ये सबको पता है। सब फाउंडेशन बच्चा जब करके आता है, उससे पहले 11 12 से पढ़ के आता है कि भाई कंपनी की विशेषताएं क्या है, हम कंपनी क्यों बनाएंगे। चल, बट क्योंकि हमारे सिलेबस में तो हमको भी बच्चों वाला कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले incorporated association. A company is formed and registered by complying with the prescribed formalities prescribed under this Act. First point. Second, separate legal entity. A company is a legal person in the eyes of law, distinct from its members. Obviously, a company is a separate person having its own rights and obligation. Solomon versus Solomon का केस हम अभी डिस्कस करेंगे। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब ये हमारा फीचर्स में फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, ये हमारा थर्ड हो गया। अ कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, हमको भी पता है भाई कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है। अ कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, सो अ कंपनी कैन नॉट फॉल इल, कंपनी बीमार नहीं होती है, कंपनी कभी मरती भी नहीं है। एंड बी डिक्लेयर्ड एज अ इंसॉल्वेंट, सिर्फ इंसॉल्वेंट मतलब वाइंडिंग अप हो सकता है, बट इट इज नॉट अ फिक्टिशियस पर्सन। ऐसा नहीं है कि भाई कंपनी ऐसा होता तो वो अजर अमर है, फालतू की है, नहीं। इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड इन द आईज ऑफ लॉ। A company does not exist but exist only in the eyes of law, मतलब कंपनी intangible, invisible होती है। A company may have a common seal, but common seal official signature होता है। कॉमन सील का जो कंसेप्ट है सेक्शन 9 का है कॉन्सेप्ट, और ये कॉमन सील जो शब्द है वो हटा दिया गया है। अब सिर्फ वहां पर वर्ड है सील। कॉमन सील मतलब सील, मतलब आपको नॉर्मल सील बनवा लो, आपकी वो कंसेप्ट हो गया। वरना पहले कॉमन सील 2500 रुपए में बनती थी, मोटी सील थी। सेपरेट प्रॉपर्टी, अ कंपनी में ओन एंजॉय प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। मेंबर आर नॉट ओनर्स और को ओनर्स ऑफ द कंपनी प्रॉपर्टी, मेंबर कंपनी की प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, मेंबर सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल के रिस्पेक्ट में बात करेगा। कैपेसिटी टू sue and be sued, कंपनी केस फाइल कर सकती है किसी मेंबर के लिए, या मुझे अगर कंपनी को स्यू करना या किसी थर्ड पर्सन को कंपनी को स्यू करना है तो वो भी अलाउड है, वो भी परमिसिबल है। शेयर्स क्या होते हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी। अरे भाई मूव हो सकते हैं, हम एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए ये चीज, छोटी सी चीज बताने के लिए इन्होंने एक सेक्शन 44 वेस्ट कर दिया यार हमारा। एक सेक्शन 44 में यही जिक्र है कि भाई शेयर्स क्या होते हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब आप अगर नहीं बताते तो मे बी शायद बच्चे बोल देते शेयर्स इमूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, कुछ भी कंसेप्ट बनाते हैं, बट शेयर्स क्या होते हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी। और ये कहाँ बताया गया? सेक्शन 44 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013।
शेयर्स आर ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स। ऑब्वियसली आर्टिकल ने जिस तरीके से बताया है हम वैसे ट्रांसफर करते हैं। कुछ नहीं होता यार, एक शेयर ट्रांसफर फॉर्म आता है 3 पेज का, उस पर हम ट्रांसफरी की डिटेल डालते हैं और अकॉर्डिंगली शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं। इन प्राइवेट कंपनी द राइट टू ट्रांसफर द शेयर इज रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड क्यों? हम बात करेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 68 में प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में कि ओवरऑल मैक्सिमम पर्सन कितने होते हैं एक प्राइवेट कंपनी में? 200। इसलिए वर्ड क्या है? रिस्ट्रिक्टेड। प्रोहिबिटेड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड मतलब आपको ये काम करना है लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल घर वालों, अच्छा सबसे बढ़िया, अरे यार 2 शब्द होते हैं, एक होता है वर्ड रिस्ट्रिक्टेड और एक होता है वर्ड प्रोहिबिटेड। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल से समझ लो, जिंदगी भर के लिए क्लियर हो जाएगा। घर वालों ने बोला है बेटा 31 दिसंबर की पार्टी में जाना, आपको परमिशन दी है, बट किसी भी तरल पदार्थ का सेवन मत करना। आप समझ चुके हैं कि इसमें क्या भरा होगा, राइट? उन्होंने बुलाया कि आप जाना लेकिन किसी भी तरल पदार्थ का, कोई भी लिक्विड वाली चीज का सेवन मत करना। मतलब कोई भी ड्रिंक मत लेना बेटा, सिर्फ सॉफ्ट मत लेना, हार्ड मत लेना। तो ये क्या है? रिस्ट्रिक्टेड। प्रोहिबिटेड मतलब जाना ही नहीं है। 31 दिसंबर की कोई भी नाइट पार्टी में आपको जाना ही नहीं है, दैट इज कॉल्ड प्रोहिबिशन। जाना बट ये मत करना, दैट इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्टेड। इन पब्लिक कंपनी द शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर्स कोई लिमिट नहीं होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब याद रखना, इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप और इन केस ऑफ पार्टनरशिप, और एक होता है कंपनी। सबसे बड़ा रीजन है जो हम कंपनी बनाकर बिजनेस करेंगे, वो ये रीजन है ड्यू टू लायबिलिटी। अरे भाई इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप आपकी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। घर के बर्तन वर्तन सब बिक जाएंगे अगर कभी कुछ दिक्कत हुई तो। बट कंपनी में सिर्फ और सिर्फ आपने जो भी शेयर्स लिए हैं उस पर जो अनपेड अमाउंट है उसके बराबर लायबिलिटी रहेगी। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कंपनी बनाने का। इन केस ऑफ फ्रॉड करा है तो अलग बात है, वो अनलिमिटेड लायबिलिटी आ जाती है, बट जनरली कंपनी बनाकर बिजनेस करने में आपकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। तो नेचर ऑफ कंपनी, एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो आपकी लायबिलिटी अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर्स हेल्ड है। लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटीड अमाउंट तक है। क्या होता है कंसेप्ट? टाइप्स ऑफ कंपनी में पूरा जिक्र करेंगे। लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, मतलब आपकी गारंटीड अमाउंट देना है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, प्लस आपको शेयर का अनपेड अमाउंट देना है। और अनलिमिटेड कंपनी बेसिकली सेम एज अ पार्टनरशिप, सेम एज पार्टनरशिप, मतलब आपकी लायबिलिटी क्या रहेगी? अनलिमिटेड। अब परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है परमानेंट एग्जिस्टेंस। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? क्या बात है भाई, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? परमानेंट एग्जिस्टेंस। मतलब सबसे बढ़िया है मेंबर आए मेंबर जाए बट कंपनी हमेशा चलती रहेगी। याद रखना, परपेचुअल सक्सेशन का कॉन्सेप्ट इस लाइन के बिना पूरा नहीं होगा। मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट कंपनी रिमेन्स फॉरएवर। कंपनी तो अजर है, कंपनी तो अमर है, सब्जेक्ट टू लिक्विडेशन बाइंडिंग प्रोविजंस। अदरवाइज कंपनी हमेशा, मेंबर के आने जाने से कंपनी पे फर्क नहीं पड़ता। In case of death of a member, the shares held by him shall vest in his legal hire LR। अगर भाई मेंबर की डेथ होगी तो उसके LR को शेयर्स मिल जाएंगे। और his nominee if a valid nomination exist।
or in case of insolvency of a member, the shares held by him shall vest in the official assignee, official receiver. This is called as a transmission of shares. अरे भाई, एक होता है आपका ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और एक होता है ट्रांसमिशन। ये सब आएगा जब हम शेयर कैपिटल वाला पढ़ेंगे, बट ठीक है। अगर दो लिविंग पर्सन के बीच में शेयर्स गए हैं, मैंने आपको शेयर्स दिए हैं, मैं भी जिंदा हूं, आप भी जिंदा, इट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। और अगर एक डेथ होने के बाद उसके शेयर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलते हैं, इट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, राइट। ये चीज इंपॉर्टेंट है। Thus, even in the case of death or insolvency of all the member, the existence of the company is not affected, since transmission of shares shall take place in respect of the shares held by them, and the company will have new members. Death, insolvency, insanity of any member does not affect the continuity of the company. Thus, the life of the company does not depend upon the life of the member. कंपनी की जिंदगी मेंबर की जिंदगी पर निर्भर नहीं करेगी, ये चीज इंपॉर्टेंट है। सेपरेट मैनेजमेंट लास्ट कॉन्सेप्ट है फीचर्स का। The member do not participate in the day-to-day affairs of the company. The management of the company lies in the hands of elected representative of member, commonly called as a board of directors. इनको हम क्या बोलते हैं? बोर्ड डायरेक्टर और डायरेक्टर और सिंपली बोर्ड। The directors are appointed as well as removed by the member. डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है, रिमूव कौन करता है? कंपनी में मेंबर्स। Thus, the act has ensured that ultimate control of member over the company. तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। थ्योरी में चले साहब, थ्योरी में क्या प्रोविजन है? कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ अ कंपनी। एग्जाम में सवाल ऐसा बनेगा, एक्सप्लेन क्लियरली द कॉन्सेप्ट ऑफ परपेचुअल सक्सेशन और कॉमन सील इन रिलेशन टू कंपनी incorporated under 2013। याद रखना, कॉमन सील मतलब नॉर्मल सील। पहला फीचर्स क्या है? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड बाय कंप्लाइंग द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब। बेसिक चीज हो गई है। आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है, सबको पता है। कॉन्सिक्वेंटली अ कंपनी कैन नॉट फॉल इल, डाई और डिक्लेयर एज अ इंसॉल्वेंट। ये चीज हमारे है। सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग है, मेंबर अलग है। परपेचुअल सक्सेशन की हमने बात की है कि भाई डेथ वेथ के चक्कर में मेंबर की डेथ हो जाए, उससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी हमेशा चलती रहेगी। एमसीक्यू सवाल, मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट कंपनी रिमेन्स फॉर एवर। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड, इस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं? ए सेपरेट लीगल एंटिटी, बी बॉडी कॉर्पोरेट, सी कॉर्पोरेशन सोल, डी परपेचुअल सक्सेशन। बेहद डिफिकल्ट क्वेश्चन है यार ये तो, कि भाई इसको हम क्या बोलते हैं, बट फिर भी हम लाइफलाइन यूज करते हुए हम टिक लगाएंगे परपेचुअल सक्सेशन पे। मेंबर आए मेंबर जाए। परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या होता है यार? परमानेंट एग्जिस्टेंस। करेक्ट। परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या होता है? परमानेंट एग्जिस्टेंस। तो हम ये चीज करेंगे, ये चीज हमारे लिए बेहद काम की है, राइट। फिर है लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। नेम ऑफ द कंपनी, एक्सटेंट ऑफ द लायबिलिटी। लिमिटेड बाय शेयर्स है तो लिमिटेड अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर्स हैंड। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो गारंटीड अमाउंट एट द टाइम ऑफ, आपको नॉर्मल द ड्यू कोर्स में नहीं देना, बाइंडिंग अप पे देना है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल है तो आपकी लायबिलिटी दो तरह की, एक गारंटीड अमाउंट एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग अप। अरे भाई, शेयर कैपिटल के लिए अनपेड अमाउंट हो गया, और गारंटीड के लिए इसमें बाइंडिंग अप के टाइम पे आप दोगे। ये चीज इंपॉर्टेंट है, राइट। हम बात करेंगे जब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी की। और अनलिमिटेड कंपनी मतलब एवरी मेंबर इज लायबल टू कंट्रीब्यूट to the assets of the company until all the debt of the company are paid in full। मतलब
इसको अगर लिखना चाहें सेम एज पार्टनरशिप फॉर्म, अनलिमिटेड कंपनी सेम एज पार्टनरशिप फॉर्म, क्यों? क्योंकि आपकी लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। Common seal. A company may have a common seal. Common seal is the official signature of the company. Common seal मतलब कोई अलग से नहीं बनती है, नॉर्मल सील को ही कॉमन सील बोलना है। कंपनीज एक्ट 2015 में इस कॉमन सील वाले कंसेप्ट को, जो स्पेसिफिक 2500 रुपए की बनती थी, उसको रिमूव कर दिया गया। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। शेयर्स क्या होते हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन नंबर कौन सा है? 44 है, जो यहाँ पर लगेगा। Shares are transferable in the manner provided in the article. जो आर्टिकल ने जैसा बोला है वैसा आपके ऊपर लगने वाला है। In private company, the right to transfer the share is restricted. In public company, the shares are freely transferable. Public company में shares क्या होते हैं? Freely transferable. Separate management. The member do not participate in day-to-day affairs of the company. Member participate नहीं करता यार, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर काम करते हैं। The management of the company lies in the hands of elected by member, commonly known as the board of directors. ये directors are simply board. Board directors बोलते हैं, directors बोलते हैं, board बोलते हैं। The directors are appointed as well as removed by the member. बहुत सारे सेक्शंस हैं कंपनी लॉ में जिसमें डायरेक्टर्स को अपॉइंटमेंट की प्रोविजन बोली गई है। सेक्शन 149 से डायरेक्टर्स के प्रोविजन है, आपके लिए टेंशन नहीं है क्योंकि ये फाइनल का कॉन्सेप्ट है। Thus, the act has ensured the ultimate control of member over the company. Separate property. A company may own, enjoy property in its own name. खुद के नाम पर प्रॉपर्टी होगी, वो मेंबर नहीं ले जाएगा। मेंबर आर नॉट द ओनर और को ओनर ऑफ द कंपनी। कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं। अरे भाई, आपको फॉर एग्जाम्पल मेंबर को पैसा चाहिए अपना वापस, कंपनी प्रॉपर्टी बेचेगी, वहां से पैसा लाएगा और वो रीपे करेगा मेंबर को। बट ऐसा नहीं है कि साहब मैंने 10,000 रुपए ले रखा, मैंने बोला एक काम करें कंपनी का एसी मैं ले जा रहा हूँ। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। मेंबर हैव नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड। हम मेंबर कंपनी के ऊपर केस फाइल कर सकता है, कंपनी मेंबर के ऊपर केस फाइल कर सकता है, दोनों चीजें अलाउड है। बाहर वाला इसके ऊपर केस फाइल कर सकता है या ये पर्सन इसके ऊपर केस फाइल कर सकता है, कोई किसी के ऊपर भी केस कर सकता है। सिंपल ये हमारे पास प्रोविजन है जो आपको ध्यान में रखने हैं। थैंक यू।